इस वीडियो में हम लोग पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में बात करेंगे। तो पामो का मतलब हथेली, हाथ, ऐसे समझें। पाम मतलब हाथ हो गया, प्लांटर मीन्स जो तलवा वाला हिस्सा है वो, या फिर पैर, जो नीचे का पैर का सबसे निचला वाला हिस्सा है। हाइपरहाइड्रोसिस मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइड्रोसिस मीन्स पसीना। तो जो पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस प्रॉब्लम है उसमें व्यक्ति को हाथ और पैर, जो पैर ऐसे तो मेडिकल टर्म में पैर जो होता है वो पूरे ही लोअर एक्सट्रीमिटी को बोला जाता है, लेकिन सिंपल भाषा में हम समझें तो जो हथेली और तलवा की स्किन से व्यक्ति को ज़्यादा पसीना आने लगता है इस परेशानी में। तो ये जो परेशानी है ये एक तरह से कॉमन बीमारियों में, सामान्य बीमारियों में इसकी गिनती की जाती है। बहुत असामान्य बीमारी नहीं है, मतलब कि अपने आसपास के लोगों में पता करेंगे तो ये बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो अधिकांश लोगों में ये जो बीमारी होती है वो 8-10 साल की उम्र में देखने को मिल जाती है। मतलब जो एडोलेसेंस प्यूबर्टी का टाइम है उसके आसपास बहुत ही मैनिफेस्ट हो जाती है, उससे 2-4 साल आगे पीछे हो सकती है। तो इस परेशानी में बिना किसी कारण के व्यक्ति के पसीने ज़्यादा निकलने लगते हैं। जैसे कोई अपरेंट कारण नहीं होगा पसीना निकलने के, और ज़्यादा पसीना निकलेगा और उस पसीने की वजह से व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे लिखने में, कुछ लिखना हो तो पेपर गीला होने लगता है। जैसे एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा तो उस समय उसकी वजह से पेपर गीला होने लगता है। जूते मोजे पहन रहे हैं तो पसीना ज़्यादा होने पे स्मेल आने का ज़्यादा चांस रहता है। सोशली एम्बैरेसिंग होता है, किसी से आप हाथ मिलाएंगे तो गीले हाथ से आप हाथ मिलाएंगे तो दूसरे को भी प्रॉब्लम महसूस होगी, तो लोग सोशली भी हाथ मिलाने से बचते हैं। तो ये जो परेशानी है ये इसका गर्मी से कोई विशेष लेना देना नहीं है। मतलब जिसको ये बीमारी होती है उसको पसीने ठंड में, एकदम ठंड में भी हाथ से पसीने और पैर से पसीने आते रहते हैं। और ये यदि कोई इमोशनली डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो, कोई एंग्जाइटी स्ट्रेस का सिचुएशन हो, तो उस दौरान ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे एग्ज़ाम के, जैसे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें से अधिकांश ये कंप्लेन करते हैं कि जब एग्ज़ाम में पेपर लिखते हैं तो पेपर पूरा गीला हो जाता है, हाथ में रुमाल बांध करके लिखना पड़ता है। तो उस समय जो होता है बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो तनाव का स्तर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि तनाव की कंडीशन में सभी लोगों को थोड़ा बहुत एक्सेस पसीना हथेली और तलवे में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो पहले जो शुरू के हाइपोथेसिस थे, शुरू में ये समझा जाता था कि ये व्यक्ति ज़्यादा नर्वस टाइप के लोग हैं, ज़्यादा स्ट्रेस्ड लोग हैं, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में ज़्यादा ज्ञान बढ़ा तो ये पता चला कि ये बीमारी अपने आप है और नर्वसनेस या स्ट्रेस के सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से है, उसकी वजह से बढ़ जाती है, लेकिन ये बीमारी खुद ब खुद से ही है। कभी कभी इसको बोला जाता है प्राइमरी पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस। कभी कभी व्यक्ति में हाथ और पैर की स्किन में पसीने किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये जो केसेस होते हैं ये कम होते हैं। जैसे कि किसी का थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी हो, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो, किसी का स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है उसमें किसी को न्यूरल बीमारी हो, नसों की बीमारी हो, न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, ऐसे ही तमाम लिस्ट हैं। तो उन बीमारियों में भी ये हाथ और तलवे में पसीने की परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कम एज के, मतलब 25 के पहले, 25 से 30 साल की उम्र के पहले के लोगों में ही ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है, मतलब बीमारी का लक्षण बहुत क्लियर कट होता है, मरीज़ को भी बीमारी पहचानने में मुश्किल नहीं होती है, डॉक्टर्स को भी मुश्किल नहीं होती है। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है बहुत सिंपल होता है। इसके असेसमेंट के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि फोकल हाइपरहाइड्रोसिस होता है, मतलब हथेली और तलवे में भी
पूरी तरह से नहीं कभी पसीना निकलता है कुछ केसेस में जैसे फोकल होगा, जैसे कुछ एरियाज में यहाँ कुछ जगह ज़्यादा कुछ जगह कम, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसको पता करने के लिए एक स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है, वो आपका डॉक्टर कर सकता है। एक पाउडर जैसा मटेरियल होता है जो आपके हाथ पे लगाया जाता है और उससे टेस्ट किया जाता है, तो उससे बहुत क्लियर पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पसीने वाली बिंदु है। इसका उपयोग होता है एक इलाज में, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चल कर के बात करेंगे कि उसी पॉइंट पर वो दवाई देनी होती है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है और आपका डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट करवा सकता है डिपेंडिंग ऑन, जैसे उसे यदि डाउट लग रहा है कुछ और जो अभी हमने बात की सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस की, यदि उसे लग रहा है कि आपके केस में डायबिटीज़, थायराइड या स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी है या कुछ इस तरह से ही न्यूरोलॉजिकल या ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरहाइड्रोसिस है, तो उस कंडीशन में कुछ और टेस्ट आपका डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। लेकिन साधारणतः बिल्कुल सिंपल टेस्ट से बीमारी इजीली डायग्नोज हो जाती है। प्लस जो टिपिकल पिक्यूलियर एज ग्रुप है, जो 10 से 20 साल का जो उम्र है, 25 साल का उम्र है, वो भी बहुत क्लासिकल है और इजी डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जितनी भी खाने वाली या लगाने वाली दवाइयाँ मौजूद हैं वो इस बीमारी को परमानेंटली ठीक नहीं करती हैं। मतलब कि दवाई का जब तक असर रहेगा तब तक आपकी बीमारी ठीक रहेगी, दवाई का असर ख़त्म तो बीमारी आपकी पहले जैसी ही वापस आ जाएगी। तो इलाज से पहले ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी तक इसके लिए जो दवाइयाँ बनी हैं वो ऑप्शन परमानेंट नहीं है। परमानेंट ऑप्शन है सर्जरी, जिसकी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ऑपरेशन करना इसका परमानेंट इलाज है। तो जो दवाई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो एल्युमिनियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट इसका पूरा नाम होता है, उस सॉल्ट को आपके हथेली की स्किन पे लगाना होता है। तो ये जो सॉल्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सुरक्षित दवाई है। इसको शुरुआत में एक बार लगाना होता है और ऐसे समय लगाना होता है जब पसीना सबसे कम निकल रहा हो। तो ये जो सबसे अच्छा टाइम होता है सोने से पहले इसको एक बार लगा लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर इसको 2 बार 3 बार भी, मतलब हर 4 घंटे 6 घंटे पे रिपीट भी किया जा सकता है। और ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपके पसीना बनने जो तीव्रता है यदि कम हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप घटा सकते हैं। मतलब अब आप एक बार कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्ट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इस सॉल्ट से भी एक प्रॉब्लम है कि इसका भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, मतलब हाथ पे लालपन आ सकता है, खुजली आ सकता है यदि आप गीले हाथ पे इस दवाई को लगा लेते हैं तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है, जब भी ये दवाई एल्युमिनियम क्लोराइड अपने हाथ पे आप लगाते हैं तो हमेशा तौलिया से पोंछ करके या हाथों को सुखा करके ही ये दवाई लगाएं। क्योंकि गीले हाथ पे लगाएंगे तो इसकी केमिस्ट्री को समझ लें कि एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है, तो ये पसीने के कांटेक्ट में आने पर जो इसका क्लोराइड मॉलिक्यूल है वो HCl नाम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक कमज़ोर अम्ल है, एसिड है। तो जो एसिड होती है वो हमारे स्किन को काटती है, थोड़ी जलाती है, बर्न करती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन थोड़ी लाल हो जाएगी, थोड़ी खुजली होने लगेगा, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी स्किन छूटने लगे और आपको इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट महसूस होने लग सकता है। तो इसीलिए इसको हमेशा हाथों को सुखा करके ही आपको लगाना है। तो ये मेडिसिन लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन दूसरी ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये एक कमज़ोर दवाई है, मतलब कि सभी मरीजों में इसका फ़ायदा नहीं आना है। तो जो रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 50 से 60% मरीजों में इसका पॉजिटिव फ़ायदा देखा जाता है और
ये हमेशा माइल्ड हाइपरहाइड्रोसिस में रिकमेंड किया जाता है। मतलब यदि आपकी बीमारी की तीव्रता ज़्यादा है तो ये दवाई आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी, तो दूसरे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरी जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा वो होती हैं खाने वाली दवाइयाँ। तो इसके लिए जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो 2 दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट नाम की दवाई एंड ऑक्सीब्यूटाइनिन नाम की दवाई। तो जो ग्लाइकोपाइरोलेट नाम की दवाई है काफ़ी पुरानी दवाई है, 1 मिलीग्राम के डोज में यूजुअली बाज़ार में मिलती है और इसको 1 से 2 बार इसको लेनी होती है। जैसे जैसे आपकी बीमारी रिस्पॉन्ड करेगी, यदि कम रिस्पॉन्स है तो आपका डॉक्टर दवाई का पावर बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते इसे 8 से 10 मिलीग्राम तक भी ले जाया जा सकता है। काफ़ी डॉक्टर 1 मिलीग्राम सुबह शाम या 2 मिलीग्राम सुबह शाम की डोज पर अच्छा रिस्पॉन्स पा जाते हैं और उसी पे मरीज स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीब्यूटाइनिन जो दवाई है वो भी 2.5 मिलीग्राम सुबह शाम से शुरू की जाती है और उसको बढ़ा करके 10 से 15 मिलीग्राम तक उसका पावर ले जाया जा सकता है, 10 to 15 मिलीग्राम तक। तो ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी पुरानी दवाई हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो ऑक्सीब्यूटाइनिन नाम की दवाई है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब जो पेशाब की थैली है उसकी बीमारी में भी इस्तेमाल होती है। तो कई बार मरीज़ घबरा करके आते हैं कि ये कौन सी दवाई डॉक्टर साहब आपने दे दी, कि जिसके यहाँ दवाई खरीद रहे थे वो तो बता रहा था कि पेशाब की थैली की बीमारी में ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल भी परेशान न हो, ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है और यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। एक ही दवाई कई बार कई बीमारियों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो उससे बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसा दवाई मुझे डॉक्टर ने लिख दिया। ये जो दवाई होती हैं दोनों दवाइयाँ काफ़ी सुरक्षित होती हैं, लेकिन कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे कि कुछ मरीजों में यदि विशेष करके जब हाई डोज यदि शुरू में ही दे दिया जाए, शुरुआत में ही ज़्यादा दवाई का पावर दे दिया जाए, तो कुछ मरीजों में लार बनना कम हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, आँख का पानी, आँख का जो आंसू है वो सूखने लगता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, किसी किसी के पेशाब करने में भी दिक्कत आने लगती है, विशेष करके जब ज़्यादा पावर में ये दवाई दे दी जाए तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये चिंताजनक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। दवाई का पावर आपका डॉक्टर कम कर देगा और धीरे धीरे आपके शरीर को पता चल जाता है कि ये दवाई चलनी है, तो आपका शरीर खुद ब खुद एडजस्ट करने लगता है समय के साथ। मतलब आपको दवाई से फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे अपने आप कम होने लगते हैं, मतलब बिना किसी इंटरवेंशन के। जैसे आपके मुंह सूख रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सेम पावर पे 1 महीना 2 महीना के बाद आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी। तो किसी भी मायने में इससे फियर नहीं रखना है। ये साइड इफ़ेक्ट मिलने पे डॉक्टर से मिल लें, डोज आपका डॉक्टर एडजस्ट कर देगा और धीरे 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 करके आप जो भी साइड इफ़ेक्ट दवाइयों से महसूस कर रहे हैं वो खुद ब खुद अपने आप वो साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। ये जो दवाइयाँ होती है कुछ बीमारियों में नहीं दी जाती हैं। जैसे यदि आपको कोई और भी आपके पसीने वाली परेशानी के साथ साथ कोई और दूसरी बीमारियाँ कुछ और हैं, जैसे कि पाइलोरिक एट्रेजिया, पेट की प्रॉब्लम, पुराना कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, प्रोस्टेट की बीमारी, ग्लाकोमा आँख के अंदर की बीमारी, तो ये सब हिस्ट्री, इन बीमारियों की हिस्ट्री आपका डॉक्टर पूछ लेगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं देने से पहले। तो उस कंडीशन में ही ये दवाइयाँ नहीं चल पाती हैं। बाकी सभी कंडीशन में काफ़ी सुरक्षित है, काफ़ी सेफ है, लंबे समय तक खाने के बाद भी दवाई काफ़ी सुरक्षित पाई गई है। तो दवाई का असर जब तक रहता है तब तक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो खाने वाली दवाई है, जो अभी हम लोगों ने लगाने वाली दवाई की बात की थी, उससे काफ़ी ज़्यादा असरकारक होती है। और जब दोनों दवाइयों को एक साथ एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहेड्रेट और ग्लाइकोपाइरोलेट या ऑक्सीब्यूटाइनिन दोनों दवाइयों को एक साथ जब दी जाती है तो असर और भी अच्छा आता है। अब कुछ मरीजों में खाने वाली दवाई नहीं चल सकती है,
तो उन मरीजों के लिए दो और अच्छे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है, वो होता है बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स नाम की दवाई। तो जो बोटॉक्स नाम की दवाई है वो इंजेक्शन के तौर पर आती है, काफ़ी महंगी दवाई होती है। एकमात्र जो प्रॉब्लम इस दवाई में देखी गई है वो है कॉस्ट। तो गरीब मरीजों के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा हो जाती है कि वो इस थेरेपी को कर नहीं पाते हैं। अभी जो अपने देश में बोटॉक्स थेरेपी की कीमत है वो लगभग 30 से लेकर के 40, 50, 60 हज़ार रुपये तक पड़ रहा है कॉस्ट। ज़्यादा एरिया है तो और ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि दवाई और ज़्यादा यूज की जाएगी। तो इसके जो इंजेक्शन्स होते हैं वो इंजेक्शन आपके डायरेक्टली हाथ में और पैर की स्किन में लग जाएंगे, थोड़े थोड़े दूरी पे। साधारणतः डॉक्टर 1 सेंटीमीटर के गैप पर इंजेक्शन लगा देगा। तो इंजेक्शन लगाने से पहले जो अभी हम लोगों ने बात किया था स्टार्च आयोडीन टेस्ट का, तो वो टेस्ट की उपयोगिता इसमें इस इलाज में ज़्यादा आ जाती है। तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से पॉइंट पर ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो उस पॉइंट्स पर दवाई थोड़ा सा, बोटॉक्स दवाई थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी जाती है उन पॉइंट्स पे। तो उससे मरीज़ को और अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सेफ ट्रीटमेंट है। मतलब यदि एक्सपर्ट डॉक्टर आपका जो एमडी डॉक्टर है, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, यदि वो करता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, बहुत थोड़े बहुत टेम्पोररी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और ये थेरेपी बहुत ही ज़्यादा कारगर थेरेपी है। बस यही है कि लगाते समय थोड़ा सा पेन होगा, तो उस पेन को कम करने के लिए भी डॉक्टर आपका कुछ वाइब्रेटर होते हैं, कुछ क्रायो एनेस्थीसिया होती है, कुछ बर्फ़ से बनी हुई उपकरण अभी उपलब्ध हैं। उन उपकरण को लगा करके आपका डॉक्टर इन दवाइयों को इंजेक्ट कर देता है हाथ में। तो ये दवाई बहुत ही सुरक्षित है। अब इस दवाई के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये दवाई का असर केवल 6 से 9 महीने तक ही रहता है। मतलब मरीज को दोबारा इस इंजेक्शन को लेना पड़ेगा और सेम तरीके से फिर से हाथ और तलवे की स्किन में दवाई लगाई जाएगी। लेकिन एक एडवांटेज है कि जब आप बार बार इंजेक्शन लगाते हैं तो दवाई का जो रिस्पांस टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि पहली बार में आपको 6 से 9 महीने फ़ायदा था, तो दूसरी बार में ज़्यादा संभावना है कि आपको फ़ायदा 9 से 12 महीने रहेगा। मतलब सेम दवाई ज़्यादा समय के लिए कारगर होगी। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है, बोटॉक्स, अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि रोज़ रोज़ दवाई खाने की, रोज़ रोज़ दवाई लगाने की झंझट नहीं रहती है। इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मतलब यूएसए, यूरोप में एंटोफोरेसिस नाम की एक थेरेपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो एंटोफोरेसिस जो थेरेपी है वो एक मशीन होता है जिसमें पानी भरा हुआ ट्रे होता है, उसमें मरीज़ को हाथों को 30 से 40 मिनट रखना होता है। तो ये जो थेरेपी है ये शुरुआत में जल्दी जल्दी की जाती है, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार की जा सकती है। बाद में इसको जैसे जैसे रिस्पांस आता जाता है तो टाइम थेरेपी की गैपिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे कि शुरू में आपने जल्दी जल्दी किया, बाद में हफ्ते में 1 बार किया और अच्छा रिस्पांस आता गया तो मरीज़ को महीने में 1 बार में भी करने पर भी काम बन जाता है। तो एक ट्रे आता है मशीन, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, पानी भरा ट्रे होता है, उसके अंदर हाथ रखना होता है और वो बिजली से चलता है। एक बहुत ही लो वोल्टेज में करंट पास होता है उस पानी से। तो अब यहाँ पर ये मशीन जो होती है कॉस्टली होती है, फिर से पैसे की दिक्कत आ गई, तो जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए मुश्किल हो गई। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि मशीन FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे से टेस्टेड और रिसर्च की हुई होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि इसमें करंट पास कर रहा है मशीन में, तो किसी साधारण कंपनीज या बिना टेस्टेड की हुई उपकरण को आप ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहेगा। मतलब थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो करंट का खतरा रहता है, तो बिल्कुल टेस्टेड मशीन ही लेना होगा। तो इस वजह से काफ़ी मरीज़ इसको पसंद नहीं करते हैं। जैसे जो टेस्टेड मशीन है उनमें खतरा बहुत ही नील है, क्योंकि वो अच्छे से टेस्टेड है, लेकिन डर मरीज़ के मन में बैठा रहता है कि कहीं गलती से भी करंट न मार दे, तो इस वजह से पॉपुलर नहीं है।
लेकिन जो टेस्टेड मशीन हो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। जो नहीं टेस्टेड है उन्हीं में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, ये थेरेपी भी कुछ मरीजों में नहीं दी जा सकती है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जा सकती है, आपके हार्ट में पेसमेकर लगा है, आपके हार्ट की बीमारी है, मस्तिष्क में एपिलेप्सी की बीमारी है, तो इन सब बीमारियों में ये थेरेपी नहीं दी जा सकती है। तो ये थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है, जो पहले की थेरेपी हैं उनके बराबर या उनसे बेहतर है, लेकिन इसके भी कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो थेरेपी आती है, तो ये जितनी भी थेरेपी अभी तक मैंने बात की है वो कोई भी थेरेपी इस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं करेगी। मतलब जब तक उनका असर है तब तक आपको फ़ायदा मिलेगा, जब असर गया तो आपकी बीमारी वापस लौट जाएगी। तो जो परमानेंट इलाज होता है वो होता है सर्जरी का ऑप्शन। तो जो सबसे जो सक्सेसफुल सर्जरी है वो होती है वीडियो, एक उपकरण होता है, एक जैसे लैप्रोस्कोपी के बारे में आपने सुना होगा कि लेंस लगा हुआ उपकरण होता है, पोर्ट होता है, उसको आपके छाती में डाला जाता है और आपके थोरैक्स से होते हुए, छाती से होते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी के पास डॉक्टर पहुंचेगा और वहाँ पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया होती है लाइन से, उन गैंग्लिया को जाकर के आपका डॉक्टर कट कर देगा। तो ये सर्जरी केवल न्यूरोसर्जन कर सकता है, मतलब इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का कोई हाथ नहीं होता है। ये जो एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन, मतलब जो मस्तिष्क की सर्जरी या रीढ़ की हड्डी या जो स्पाइनल कॉर्ड के सर्जन हैं, केवल वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सर्जरी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा मतलब परमानेंट इफेक्ट लाने में मददगार सर्जरी है, लेकिन इस सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से ये सर्जरी पॉपुलर नहीं हो पाई, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, तो इसी वजह से, और चूँकि परेशानी बहुत लिमिटेड है तो जल्दी मरीज़ भी इस सर्जरी के लिए राज़ी नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है कि आखिर इसके इलाज में फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाली थेरेपीज़ हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई नई रिसर्च, नई नई थेरेपीज़ आती जा रही हैं। जैसे कि अभी जो रिसर्च में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो जो ग्लाइकोपाइरोलेट और ऑक्सीब्यूटाइनिन नाम की दवाई हमने बात की, उन्हीं दवाइयों के लिक्विड लगाने वाली दवाइयाँ अब धीरे धीरे मार्केट में आने लगी हैं दवाइयाँ। तो उन दवाइयों को, जैसे एल्युमिनियम हेक्साहाइड्रेट सॉल्यूशन लगा रहे थे हम हाथ में, तो उसी तरह से इन दवाइयों को भी लगाना है और रिसर्च में बहुत पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से जो बोटुलिनम टॉक्सिन था, जो बोटॉक्स इंजेक्शन था, जो सीधे लगाना था इंजेक्शन के तौर पे, उसकी भी क्रीम डेवलपमेंट में है और वो भी होप लेकर के आ रही है इसके फ़ायदे में। इसी तरह के कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी गाइडेड सर्जरीज, छोटे सर्जरीज, सिंपल सर्जरीज भी, हिफू सर्जरी, इस तरह की सर्जरी भी रिसर्च में अब धीरे धीरे पॉजिटिव आउटकम ला रही है। तो आने वाले समय में फ्यूचर इस बीमारी का इलाज में जो ट्रीटमेंट का फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है। लेकिन अभी भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और यदि बराबर उसका इलाज लिया जाए तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना होता है इस बीमारी के मरीजों में, कि ज़्यादा केमिकल का, ऑलरेडी पसीने से उनकी स्किन सनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में उनको केमिकल जो द्रव्य वाले पदार्थ हैं वो कम से कम यूज करने हैं, क्योंकि उससे स्किन साधारण लोगों की तुलना में ज़्यादा एलर्जी इनकी स्किन में पैदा होगी। तो जैसे सैनिटाइज़र या केमिकल्स कुछ इस तरह के कम से कम यूज करें, तेज़ साबुन अपने हाथों पे कम से कम इस्तेमाल करें, पसीने को रोकने के लिए सिंपल रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न ये आता है कि क्या इन मरीजों को इसी तरह से दवाई के सहारे ज़िंदगी काटनी होगी, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि देखा गया है रिसर्च में कि काफ़ी मरीजों में 40 के बाद ये बीमारी स्वतः सुधरने लगती है और काफ़ी मरीज बिना दवाई के ही अपने आप ठीक हो जाते हैं 40 के बाद। 40 उम्र जब बीतती है उसके बाद ये बीमारी
स्पॉन्टेनियसली ठीक होने लगती है, दवाई ले रहा हो या ना ले रहा हो व्यक्ति। तो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन नहीं है। तो ये बीमारी आपको हो तो घबराएं न, अपने डॉक्टर से मिल करके प्रॉपर परामर्श लें और इलाज कराएं। इसके रिजल्ट काफ़ी इनकरेजिंग हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा इनकरेजिंग होंगे। थैंक यू।